यस हेलो एवरीवन, नमस्ते टू ऑल। आज हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, वो है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। क्लास 12 का टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का। जो लास्ट टाइम हमने जो रीड किया था वो था इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका भी रिवीजन एक वीडियो आपको मिल जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर से जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं, तो हमारे मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है वो ये वीडियो में बताया गया है। फर्स्ट वन इज, हम पहले ये समझते हैं कि हमारी मसल्स क्या होती हैं, वो कैसे काम करती है, उसमें क्या क्या उससे सपोर्ट मिलता है। तो फर्स्ट वन इज मसल्स आर सॉफ्ट टिश्यूज मेड ऑफ सेल्स कंटेनिंग एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। मसल्स जो है वो एक सॉफ्ट टिश्यू है जो एक्टिन और मायोसिन एक प्रोटीन आता है मसल में, जो कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो मसल्स आर सॉफ्ट टिश्यू मेड ऑफ सेल्स कंटेनिंग एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन। दे प्रोड्यूस फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ वेरियस एम्पलीट्यूड्स एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड इनेबल अस टू मेंटेन बॉडी पोस्चर। हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने में एक तो बहुत हेल्प करती है, एंड सेकंड वन इज वो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जैसे हमारा लंग्स हो गया, तो लंग्स आर कवर्ड बाय द रिब्स एंड रिब्स मसल्स, राइट। हमारा जो अंदर स्टमक हो गया, दैट आर कवर्ड बाय आवर एब्डोमिनल मसल्स। तो मसल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडीज एंड दिस enable us to maintain our posture। हमारी बॉडी में जो पोस्चर है हमारा, उसको प्रॉपर मेंटेन रखती है। Next one is when the volume of contractile protein, that is actin and myosin. What is contractile protein? The contractile protein is actin and myosin is increased। जब हमारा एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन जो होता है वो इंक्रीज होता है with the muscle cell, they can contract with greater force। जब भी किसी चीज में कोई चीज बढ़ोतरी होगी तो उसके फोर्स में भी बढ़ोतरी होगी, राइट। हमारा अगर मसल बढ़ रही है तो मसल में एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन भी बढ़ेगा। अगर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन बढ़ रहा है तो हमारी मसल में जो है फोर्स भी बढ़ेगा, उसमें ज्यादा ताकत आएगी हमारी मसल्स में। दिस इज नोन एज मसल हाइपरट्रॉफी। मसल हाइपरट्रॉफी इसी को कहा जाता है जब हमारी मसल हाइपरट्रॉफी का मीनिंग ही होता है मसल इनलार्जमेंट, मसल का बढ़ना। कंटिन्यूअसली अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, मायोसिन एंड एक्टिन एंड मायोसिन बार बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बार बार रिलैक्स होते हैं, देन जब हमारी मसल का साइज बढ़ता है, दैट इज नोन एज मसल हाइपरट्रॉफी। विद द राइट अमाउंट एंड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेस our muscular system can be strengthened and made more efficient। हमारे अगर हम सही एक्सरसाइज करते हैं और हमारे मस्कुलर सिस्टम पे राइट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करते हैं और राइट अमाउंट एंड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आवर मस्कुलर सिस्टम कैन बी स्ट्रेंथन और एंड मेड मोर एफिशिएंट। सेकंड चीज यहाँ पर टॉपिक वाइज दिया हुआ है कि एक्सरसाइज से क्या इफेक्ट होंगे हमारी बॉडी में। तो फर्स्ट इफेक्ट इज चेंज इन द मसल हाइपरट्रॉफी व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर स्लाइड। व्हाट इज मसल हाइपरट्रॉफी? मसल इनलार्जमेंट। जब भी मसल का साइज बढ़ता है तो दैट इज कॉल्ड मसल हाइपरट्रॉफी। एक्सरसाइज चेंजेस द सेलुलर साइज एंड शेप ऑफ द मसल बाय इनलार्जिंग देम। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे मसल का इनलार्जमेंट होता है, मसल इनलार्ज होती है, इनलार्जिंग देम। दे आल्सो बिकम फर्मर एंड मोर टोन्ड। ज्यादातर एक्सरसाइज करने से मसल फर्म होती है, रिजिड नहीं रहती, फर्म होती है और टोन्ड रहती है। बल्कि बल्कनेस जो हमारी मसल में आती है वो एक्सरसाइज करने से ही आती है। गिविंग द फिजिक ऑफ द इंडिविजुअल एंड अट्रैक्टिव शेप। किसी भी इंडिविजुअल को एक अट्रैक्टिव शेप देने में भी मसल का बहुत योगदान होता है। अब मैंने आपको यहाँ पर इमेज के द्वारा समझाया है। यू कैन सी टू दिस इमेज। What is the condition of the muscles before exercise? Before exercise muscles proper है, normal shape में है। When we do exercise, तो exercise में क्या होता है, हम continuous exercise करते हैं, actin and myosin continuous work करते हैं। तो after exercise क्या होता है, हमारी muscles के जो बंडल है वो टूटना start होते हैं। Our muscle fiber starting to break down। हमारी मसल फाइबर है जो वो ब्रेक डाउन होते
ब्रेक डाउन हुआ है उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारी डाइट से, हमारे अमीनो एसिड से एनर्जी मिलती है, प्रोटीन मिलता है। एंड देन आफ्टर जब प्रोटीन मिल रहा है तो वो प्रोटीन ग्रास्प करके जो मसल है आफ्टर रेस्ट क्या हो जाती है, बल्किंग हो जाती है। ये कि नॉर्मल आपको डायग्राम के द्वारा समझाया है कि जब भी मसल हाइपरट्रॉफी किस तरह से होती है, मसल कैसे बढ़ती है, बिफोर एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज, breakdown of the muscle fiber and after the rest. These three things are there in the muscle hypertrophy. Next one is increase in the number of capillaries. I think you know very well that what is capillaries. हमारी बॉडी में कैपिलरीज क्या होती हैं, the fine motor nerves, the fine nerves that are joined with our muscles. एक मसल्स की छोटी से छोटी इकाई जो हमारी जो नर्व्स हैं उसकी छोटी से छोटी इकाई जो होती है, जो हमारी नर्व्स को मसल से जोड़ती हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिलरीज। हमारे नर्व्स का सबसे छोटा पार्ट जो होता है वो कैपिलरीज होता है। तो कैपिलरीज नंबर ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैपिलरीज कैसे बढ़ती हैं, आफ्टर एक्सरसाइजिंग न्यू कैपिलरीज आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू रेज द लेवल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन का जो लेवल है उसे लेवल में लाने के लिए भी ब्लड सर्कुलेशन का जो लेवल है उसे सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई मिलती रहे, इसलिए हमारी जो कैपिलरीज है उसमें बढ़ोतरी होती है। जब भी आप कोई काम करते हैं, जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको एनर्जी की जरूरत ज्यादा लगेगी। एनर्जी आपको कहाँ से मिलेगी, थ्रू योर ब्लड कहाँ से आएगा, थ्रू कैपिलरीज। तो जब एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद आपकी बॉडी को बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, एंड न्यू कैपिलरीज आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू रेज द लेवल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन फॉर सफिशिएंट एनर्जी सप्लाई। दिस चेंजेस द कलर ऑफ द मसल टू। आप मैंने यहाँ पर भी एक इमेज डाली हुई है स्लाइड में, आप देख रहे हैं जब हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, नो एंड्योरेंस ट्रेनिंग में हमारी मसल्स का कलर क्या है, और ये जो सर्कल बताए गए हैं वो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड आफ्टर द एंड्योरेंस ट्रेनिंग, हमारी एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बाद में कैपिलरीज का आप साइज देखिए और हमारी मसल का कलर देखिए, रेडिश ज्यादा हो गया। रेडिश ज्यादा क्यों हो गया है, बिकॉज ऑफ दी ब्लड की वजह से यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है, दैट्स व्हाई द कलर चेंजेस टू डार्क रेड फ्रॉम लाइट रेड। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, इन ये जो दो पॉइंट थे, फर्स्ट वन इज दिस इज योर बुक्स इमेज, मैंने बुक की इमेज को यहाँ पर डाला हुआ है। फर्स्ट वन इज चेंज इन द एनाटॉमी ऑफ द मसल। नाउ सेकंड वन इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैपिलरीज। चेंज इन द एनाटॉमी ऑफ मसल में हमने देखा कि कैसे हमारी जो सेलुलर शेप और साइज होता है मसल का वो बढ़ता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैपिलरीज हमने इसके पहले वाली स्लाइड में पढ़ा। नाउ नेक्स्ट वन इज इंप्रूविंग द स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो हमारी मसल होती है वो एक बंडल के तौर पे होती है। आपको मैं उसकी इमेज बताता हूँ कि कैसे आपकी जो मसल है वो किस तरह से काम करती है। जस्ट वेट अ मिनट एंड दिस वन। आप ये मस्कुलर सिस्टम का एक डायग्राम है। मस्कुलर सिस्टम में इसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि कैसे मसल्स डिवाइडेड होती है। देखिए सबसे पहला जो होता है, अगर आप इस चीज को देखेंगे तो आप सपोज कीजिए ये आपका हाथ है, हाथ की मसल है, राइट। तो दिस इज कॉल्ड मसल बेली। देन आफ्टर इट इज फॉलोड बाय द फेसिकल, जो बहुत सारे बंडल बने हुए हैं। आप एक लकड़ी का गट्ठर मान सकते हैं अपने हाथ को, और जो एक जो टहनियां उसमें लगी हुई हैं, दैट इज कॉल्ड फेसिकल। नाउ फेसिकल इज फर्दर डिवाइडेड इन द मसल फाइबर। फिर जो फेसिकल है उसमें और बहुत सारे छोटे मसल फाइबर हैं। मसल फाइबर देन फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्रोमर। सेक्रोमर में फिर सेक्रोमर इज देन फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्टिन एंड मायोसिन। मतलब हमारी जो स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई मस्कुलर सिस्टम की, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। और देन आफ्टर सेक्रोमर एंड मायोफाइब्रिल, then after muscle fiber, then after fascicle and then after muscle belly। ये पूरा डायग्राम जो है आपको मस्कुलर सिस्टम के बारे में समझाया है। अब यहाँ पर हमने कनेक्टिव टिश्यूज की बात कर रहे थे, तो ये क्या है, इन सबको कनेक्ट रखने का काम कौन कर रहा है, इन सबको बाइंड करने का काम कौन कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू।
connective tissue is working to bind this kind of muscles. कनेक्टिव टिश्यू ही इन मसल्स को बाइंड करके रख रहा है. एक्सरसाइज स्ट्रेंथन एंड एक्सटेंड्स द कनेक्टिव टिश्यू दैट जॉइन द फाइबर्स, मेकिंग देम फिटर फॉर मोर स्ट्रेनियस एक्टिविटी. हम जब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसे एक स्ट्रेंथ कर रहा है एंड एक्सटेंड कर रहा है कनेक्टिव टिश्यूज को दैट जॉइन द मसल फाइबर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूविंग एफिशिएंसी. आपने जनरली देखा होगा कि इंप्रूविंग एफिशिएंसी से क्या मीनिंग आ रहा है, हमारी वर्क करने की एफिशिएंसी बढ़ेगी. कैसे बढ़ेगी, हम क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम. अब सपोज कीजिए मैं अगर दिन में 5 घंटे काम करता था और मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, रोज 1 घंटा मेहनत करना स्टार्ट किया, तो आफ्टर 5 to 4 मंथ और 4 to 5 मंथ क्या होगा कि मेरी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. पहले जहां मैं 5 घंटे में थक जाता था या फिर 4 घंटे में मुझे थकान लगती थी, नाउ आई एम फीलिंग मोर फिटर और मैं अब उसी काम को 7 या 8 घंटे तक कर सकता हूं. तो दिस पॉइंट्स कवर improving efficiency. Muscular movement become more smooth and efficient with regular exercise. रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके मूवमेंट मोर एफिशिएंट बनेंगे और आप जल्दी नहीं थकेंगे. नेक्स्ट वन इज डिलेइंग फटीग. डिलेइंग फटीग का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, ये जो फटीग है, फटीग यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है और आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि फटीग का मीनिंग क्या होता है. जस्ट वेट अ मिनट. Fatigue which is caused by the excessive concentration of carbon dioxide, lactic acid and acid phosphate in the muscle reduces with regular exercise. Normally fatigue का meaning क्या हुआ, थकान. हमारी जो थकान है उसे डिले कर रहा है. जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में समझाया आपको, इंप्रूविंग एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो रही है, हमारी थकान कम कर गए. अब यहाँ पर इस पॉइंट में ये रीजन बताया गया है आपके आंसर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए. जब भी आप आंसर्स लिखते हैं, अगर आप इन वर्ड का यूज करते हैं, जनरली थकान होती है हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने से, तो हियर वी हैव यूज्ड द वर्ड लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड यहाँ पे यूज किया हुआ है, राइट. तो लैक्टिक एसिड जब आप अपने आंसर में यूज करेंगे, ये पॉइंट लैक्टिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेट, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनने लगती है, लैक्टिक एसिड ज्यादा होता है और एसिड फॉस्फेट मसल्स में ज्यादा, एसिड फॉस्फेट इन द मसल रिड्यूसेस विद रेगुलर एक्सरसाइज. ये सारी चीजें जो हैं वो रेगुलर एक्सरसाइज करने से डिक्रीज होती हैं. दैट्स व्हाई इट कॉज डिले इन फटीग. हमारी बॉडी में फटीग जो है वो धीरे धीरे बनता है. सपोज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. सपोज मैं पहले दिन रनिंग करना मैंने स्टार्ट किया, तो मैं 2 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ और 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद मैं थक जा रहा हूँ. मुझे बॉडी में सांस फूलने लगती है, पैर में पेन होना स्टार्ट होने लगता है. व्हाट इज पेन? पेन इज दी लैक्टिक एसिड. जब भी बॉडी की मसल में लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट होता है तो वो हमें फिर पेन करने लगता है और हमारी बॉडी एक मैसेज भेजती है ब्रेन के पास कि अब हमारी बॉडी थक रही है, अब हमें रुक जाना चाहिए. एक्चुअली में लैक्टिक एसिड बनना एक नेचुरल प्रोसेस है और वो ज़रूरी भी है ताकि आपकी बॉडी को पता रहे कि आपको कब रुकना है, राइट. अगर बॉडी में लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा तो आप वर्क करते चले जाएंगे, आपका हार्ट कंटिन्यू काम करते चले जाएगा एंड एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपका हार्ट आपकी ब्लड की सप्लाई को पूरी नहीं कर पाएगा एंड इट विल ब्लास्ट. दैट इज कॉल्ड कार्डियक अरेस्ट. तो लैक्टिक एसिड बनना एक नेचुरल प्रोसेस है, उसे बनना चाहिए, बट लैक्टिक एसिड बनने को डिले करना दैट कैन बी इन आवर हैंड्स बाय डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेज. जब भी हम रेगुलर एक्सरसाइजेज करेंगे तो वो डिले होगा फटीग बनने में. और आप इसी क्रम को अगर 1 महीने कंटिन्यू करते हैं कि मैं रोज 2 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको फिर थकान नहीं लगेगी. फिर आप उससे थोड़ा और ज़्यादा आगे दौड़ने की कोशिश करेंगे. 15 दिन बाद 3 किलोमीटर, उसके 15 दिन बाद 4 किलोमीटर. तो वो क्या हो रहा है, आपका फटीग बनना कम होता जा रहा है, आपका लैक्टिक एसिड बनना कम हो रहा है. दैट्स व्हाई यू आर रनिंग टू लॉन्गर. नेक्स्ट वन इज दी
एक्टिवेशन ऑफ नॉन फंक्शनिंग फाइबर, आपको हेडिंग से पहचान जाना चाहिए कि नॉन फंक्शनिंग फाइबर क्या होंगे। जो नॉन फंक्शनिंग फाइबर है, जैसे सपोज ये वाली जो इमेज है इसमें आप देखेंगे कि जो ये नॉन फंक्शनिंग फाइबर है, इसमें इस इमेज में बहुत से ऐसे फाइबर होंगे, मसल फाइबर जो हैं, बहुत से ऐसे फाइबर होंगे जो नॉन फंक्शनिंग होंगे, जिनका हमारी बॉडी यूज नहीं कर रही होगी। क्यों नहीं कर रही होगी? क्योंकि उतनी हमें नीड ही नहीं पड़ रही हमारी बॉडी में वर्क करने की। बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द एक्सरसाइज, बट जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं तब क्या होता है कि हमारी बॉडी को ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है। ज्यादा ब्लड की जरूरत कौन पूरा करेगा? मसल फाइबर्स, सेंट्रोमर, एक्टिन, मायोसिन, ये जब ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा नीड पूरी होगी। तो इनएक्टिविटी ब्रिंग्स अबाउट एट्रोफी ऑफ द मसल। एट्रोफी एंड हाइपरट्रोफी दोनों आपके वर्ड क्या हो गए? अपोजिट वर्ड हो गए। एट्रोफी का मतलब क्या हुआ? शॉर्टनिंग ऑफ द मसल, है ना, मसल को छोटा करना। और हाइपरट्रोफी क्या हुआ? एनलार्जमेंट ऑफ द मसल। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनएक्टिविटी ब्रिंग्स अबाउट एट्रोफी ऑफ मसल्स। Some muscles will remain inactive if we don't put them to any work. अगर हम हमारी मसल्स को काम पे नहीं लगाते हैं तो वो हमेशा इनएक्टिव ही रहेगी। Although this might not have fatal consequences, इसका कोई fatal consequences नहीं है, मतलब हमारी कोई मसल काम नहीं कर रही, वो ऐसी पड़ी हुई है, तो इसका कोई, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। It is still beneficial to activate them with exercise as the body becomes stronger with the increase of the total contractile power of muscle. जब भी हमारी बॉडी ज्यादा काम करेगी, ज्यादा एक्सरसाइज करेगी, तो इट बिकम्स स्ट्रॉन्गर विद द इंक्रीज ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्टाइल पावर। जब सारे बंडल एक साथ फोर्स लगाएंगे, सारे मसल फाइबर एक साथ फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा। अगर कुछ बंडल इनएक्टिव पड़े हुए हैं और अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो इनएक्टिव बंडल्स को भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज करेक्ट बॉडी पोस्चर। हमारी बॉडी में एक्सरसाइज करने से कैसे भाई मस्कुलर सिस्टम कैसे करेक्ट बॉडी पोस्चर देगा, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। करेक्ट बॉडी पोस्चर इंक्रीज इन मस्कुलर स्ट्रेंथ हैज द एडेड एडवांटेज ऑफ lending the body correct posture. Posture deformities can be altered with the exercise. हमारी बॉडी में करेक्ट पोस्चर का मीनिंग क्या होता है कि आपकी बॉडी में आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो, आपका वेट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो आपके लेग्स पे, एंड आप सीधे खड़े हो पाए, सीधे चल पाए। या तो बैड बॉडी पोस्चर क्या होता है, आप थोड़ा झुक के चल रहे हैं या फिर आप इस तरह से थोड़ा आगे कर होकर चल रहे हैं, या किसी को एक दिक्कत होती है वो ऐसे साइड में उसका एक कंधा झुका हुआ रहता है, तो ये दीज आर कॉल्ड द बैड बॉडी पोस्चर। और हम इन्हें करेक्ट कैसे करते हैं? अगर हमारी मसल, ये सारी चीजें मसल वीकनेस के कारण होती हैं। आपकी मसल अगर वीक है तो आपको आगे झुक के चलना पड़ेगा या ऐसे चलना पड़ेगा, या ये कोई मतलब कोई गलत आदत की वजह से भी आता है। गलत आदत इन द सेंस कि आपकी जो वर्क हैबिट है उसमें कंटिन्यू आपको ऐसे झुक के काम करना पड़ता है। जैसे सपोज कोई यहाँ पर वजन ढो के ले जाता है तो कंटिन्यू ऐसे काम करता है तो भी बैड पोस्चर आता है बॉडी में, तो वो वर्क स्टाइल की वजह से भी आ सकता है। सॉरी। बट हम इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज जो है वो अल्टर्ड हो सकती हैं। हम रेगुलर एक्सरसाइज से उस पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज मैं इस तरह से झुक के चल रहा हूँ तो मुझे चक्रासन करना चाहिए। चक्रासन में बॉडी कैसे जाएगी? इस तरह से पीछे जाएगी, तो बॉडी जो आगे झुक रही थी बार बार वो पीछे जाएगी कंटिन्यू, तो उसमें चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंप्रूवमेंट ऑफ रिएक्शन टाइम। हमारी बॉडी में इंप्रूवमेंट कैसे होगा रिएक्शन टाइम का? जो हमारी नर्व इंपल्स है वो ज्यादा अच्छे से काम करेगी। हमारा जो रिफ्लेक्स है, रिएक्शन टाइम है, वो इंडिविजुअल का अच्छे से काम करेगा। कैसे काम करेगा अच्छे से? क्योंकि जब हम ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे जो इनएक्टिव मसल फाइबर है वो ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं तो ब्लड का जो सप्लाई है वो बढ़ रहा है। ब्लड का सप्लाई बढ़ रहा है तो हमारे जो नर्व इंपल्स आते हैं वो हमेशा हमारे ब्लड के थ्रू ही आते हैं हमारे ब्रेन से।